गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि चैप्टर 4 आपका क्या है। तो चैप्टर 4 है आपका द्विघात समीकरण। चैप्टर 4 है आपका द्विघात समीकरण, जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। तो देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण क्या है। तो देखिए ध्यान से, चर x में समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 हो और a b c क्या हो, वास्तविक संख्याएं हो। तो देखिए ध्यान से, कहा गया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, अगर इस टाइप का आपके पास कोई भी इक्वेशन है तो हम कहते हैं वह आपका क्या है, द्विघात समीकरण है। आपको याद रखना है कि कोई भी चर x में अगर समीकरण आपके पास है तो x का जो अधिकतम घात होता है वही डिसाइड करता है कि उसका नाम क्या पड़ेगा। तो यहाँ पर x का अधिकतम घात कितना है, 2, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, द्विघात समीकरण। अगर x का कोई एक x चर में अगर कोई समीकरण लिखें जिसमें x का अधिकतम घात क्या हो, 3 हो, तो उसे हम कहेंगे त्रिघात समीकरण। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि हम घात के बेसिस पर उस समीकरण का नाम डिसाइड करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वह है द्विघात समीकरण। अब देखिए ध्यान से, चर x में समीकरण x स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 को द्विघात समीकरण कहा जाता है, और जहां a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर a की वैल्यू 0 क्यों नहीं होनी चाहिए, तो समझ लीजिए। अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो बताइए 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। तो आपका सिंपली इक्वेशन रह जाएगा bx प्लस सी। तो बताइए x का यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या होगा, 1 होगा। ठीक, तो 1 होगा तो ये रैखिक समीकरण बन जाएगा। इसलिए कहा गया कि a की वैल्यू आप सभी रियल नंबर, सभी वास्तविक संख्या रख सकते हैं, लेकिन आप 0 नहीं रख सकते। ठीक है ना। तो इस तरीके से a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ध्यान से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 को द्विघात समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 को हम क्या कहते हैं, मानक द्विघात समीकरण कहते हैं। यही स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण होता है। अब चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब आपको समझ में आ गया कि द्विघात समीकरण क्या है। तो आपको प्रश्नावली 4.1, जो प्रश्नावली आपका एक्सरसाइज 4.1 है, उसमें मात्र इतने ही क्वेश्चन हैं, आपको बताने हैं कि वह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो वह इक्वेशन कैसे भी दिया हो, आप हमेशा उसको सॉल्व करके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के रूप इक्वल टू 0 के रूप में लाएंगे। अगर x का अधिकतम घात 2 दिखा तो द्विघात होगा, अगर x का अधिकतम घात 2 नहीं है तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इस बेसिस पर आप प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलिए, अब आगे हम देखते हैं गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल। ठीक, प्रश्नावली 4.1 के बाद गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल। तो गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल कैसे हम निकालते हैं, तो देखते हैं ध्यान से। एक वास्तविक संख्या बीटा, ठीक है ना, एक वास्तविक संख्या हमने लिया है बीटा, ठीक है ना। बीटा द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 का मूल कहलाता है, यदि a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस सी इक्वल टू 0 प्राप्त हो। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई द्विघात समीकरण है, जैसे x स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू अगर 0 है, तो x की जगह पे अगर हम यहाँ पर बीटा कोई वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, तो LHS में वैल्यू रखने पर अगर हमको वैल्यू कितना मिल जाए, 0 मिल जाए, तो हम कहेंगे बीटा इसका क्या है, एक मूल है। बीटा इसका क्या है, एक मूल है। अब देखिए ध्यान से, अगर आपके पास द्विघात समीकरण है x स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, तो x का अधिकतम पावर कितना है, 2। तो किसी भी समीकरण का अधिकतम पावर जितना होता है उतने ही क्या होते हैं, मूल होते हैं। ठीक है ना। देखिए ध्यान से, हमने फिर से क्या बताया, हमने कहा कि कोई भी अगर आपके पास समीकरण है उसमें x का अधिकतम घात जितना होता है उस समीकरण के उतने मूल होते हैं, उस समीकरण के उतने मूल होते हैं। अच्छा, अगर इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट करके आपको बताएं तो देखिए यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन ये होता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू अगर 0 है तो x का अधिकतम घात कितना, 2। तो बताइए कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे। अच्छा, अगर इसको अगर ग्राफ के तरीके से दिखा जाए तो देखिए ध्यान से, जिस समीकरण के 2 मूल होते हैं, कहने का मतलब वह उसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वह ग्राफ को कितनी जगह कट करेगा, 2 जगह कट करेगा। अगर हमने एक इक्वेशन बनाया ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस सी एक्स
प्लस डी इक्वल टू कितना 0। तो बताइए यहाँ पे x का अधिकतम घात कितना है 3 है। अगर x का अधिकतम घात आपके पास 3 है तो हम कहेंगे कि यह इसके कितने मूल होंगे 3 मूल होंगे। इस त्रिघात समीकरण के 3 मूल होंगे तो इसका जब ग्राफ बनाया जाएगा तो इसका ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 3 बार कट करेगा। ठीक है ना। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ध्यान से, हमने कि यहाँ पे ग्राफ बनाया है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे एक ग्राफ है। अब हमने कहा कि बताइए जो ग्राफ है यह x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, तो आप कहेंगे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो हमने कहा कि बताइए इस ग्राफ के कुल कितने मूल होंगे, तो कितने मूल होंगे 4 मूल होंगे। आगे चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल। तो एक वास्तविक संख्या बीटा अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0 में रखें और हमको इक्वल टू 0 प्राप्त हो तो हम कहते हैं बीटा क्या है, उसका एक मूल है। आगे चलिए, बीटा को बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यक और समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का मूल कहा जाता है। अब देखिए ध्यान से, एक है बहुपद, एक है यहाँ पर समीकरण। तो देखिए ध्यान से, अगर कोई भी आपके पास व्यंजक है, एक्सप्रेशन है, तो अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो उसको हम नाम क्या देते हैं, बहुपद। अगर इक्वल टू 0 है तो उसको हम नाम क्या देते हैं, समीकरण। ठीक है ना, क्या नाम देते हैं, समीकरण। तो बीटा को हम इस बहुपद का हम क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे, जिसे इंग्लिश में जीरोस भी कहते हैं, ZEROES, जीरोस। ठीक है ना, शून्यक। और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो ये द्विघात समीकरण है, बीटा इसका क्या है, मूल है। आगे चलिए, द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। ये आपको पहले ही बताया जा चुका है कि अगर किसी भी समीकरण का अधिकतम घात 2 है तो उसके कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे। तो अब हमने देखा कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर हमने केवल मूलों के बारे में अध्ययन किया। अब आगे हम देखेंगे कि गुणनखंड विधि से किसी भी समीकरण के मूल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब यहाँ पे इसका आंसर देखा जाए कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, 2x स्क्वायर, यहाँ पर है आपके पास 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू कितना, 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो आपको क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करना है। तो बताइए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो कितना बनेगा, 6 बनेगा। बताइए x का गुणांक यहाँ पे कितना है, -5। तो आपको यहाँ पे अलग से सोचना है, x का गुणांक कितना है, -5। तो आपको 2 नंबर से करने हैं a और b, कि दोनों को जोड़ने पर क्या मिले, -5 मिले। दोनों को जोड़ने पर क्या मिले, -5 मिले। और दोनों को जोड़ने पर अगर -5 मिलता है, इसके बाद 2 इंटू आपने 3 करा, कितना मिला, 6। और मल्टीप्लाई करने पर आपको कितना मिले, 6 मिले। तो मल्टीप्लाई करने पर 6 मिले। तो आप 2 नंबर जल्दी से सर्च करें कि x का गुणांक यहाँ पे -5 है, तो ऐड करने पर आपको -5 मिले और मल्टीप्लाई करने पर 6 मिले। तो आप कहेंगे सर नंबर है -2 और कामा -3। अगर -2 और -3 अगर आप ऐड करते हैं, मतलब -2 प्लस -3, तो आपको कितना मिलेगा, -5 मिलेगा। अगर आप -2 इंटू -3 करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, प्लस में 6 मिलेगा। तो हमको नंबर मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, -5 को -2 और -3 में स्प्लिट कर देंगे, ब्रेक करके लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x और प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए ध्यान से, आपका इक्वेशन वही है, दूसरा इक्वेशन तो है ही नहीं। यहाँ पे -5x माइनस 2x माइनस 3x को ऐड करेंगे तो -5x ही होगा। हम कैलकुलेशन करते वक्त केवल उसके फॉर्मेट को चेंज करते हैं, उसके वैल्यूज को चेंज नहीं करते। हमारा इक्वेशन जैसे पहला था वैसे ही दूसरा है, बस यहाँ पे इसका फॉर्मेट चेंज है। क्यों फॉर्मेट चेंज है, क्योंकि यहाँ पे -5x था, इसको हमने स्प्लिट कर दिया, 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों को अगर ध्यान देखें तो बताइए कितना कॉमन है, 2x। तो यहाँ पे 2x कॉमन हो गया, तो यहाँ पर आपको मिलेगा x माइनस 1। यहाँ से -3 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x माइनस 1 इक्वल टू कितना, 0। तो अब देखिए ध्यान से, माइनस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे कि -3 और यहाँ पे सर कैसे माइनस, यहाँ पे कैसे माइनस आया, देखिए इसका मल्टीप्लाई करें, -3 इंटू x माइनस 3x माइनस इंटू माइनस प्लस, देखिए +3 बना के नहीं बना। तो अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं कहीं तो प्लस है, तो वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, माइनस। अब देखिए ध्यान से, फिर दोनों में यहाँ पर क्या कॉमन है, x माइनस 1। तो x माइनस 1 अगर हम कॉमन कर लें तो अब यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचेगा, 2x माइनस 3। तो यहाँ पे रिमेनिंग पोर्शन हो गया हमारे पास 2x माइनस 3 इक्वल टू कितना, 0। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से,
अब x माइनस वन इंटू टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है? जीरो। तो दो अगर वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन अगर जीरो है तो ये कहेगा या तो हम जीरो होंगे या तो तुम जीरो होगी, तभी तो मल्टीप्लीकेशन जीरो हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बार हम करेंगे x माइनस वन इक्वल टू जीरो या टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा? वन, या यहाँ से x इक्वल टू कितना मिलेगा? थ्री बाई टू, थ्री बाई टू। तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई? x इक्वल टू वन या थ्री बाई टू। तो ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। तो यह जैसे हमने सॉल्व किया इसी को कहते हैं गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना। तो आपको क्या करना है, अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे दो है, अगर एक है तो एक का मल्टीप्लाई तीन में करेंगे तो तीन ही मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स का जो गुणांक होता है हम दो नंबर सर्च करते हैं कि जोड़ने पर इतना मिले और मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 6 मिले। तो ये हो गया गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना। आगे चलिए, अब देखिए गुणनखंड विधि द्वारा मूल जब हमने ज्ञात करना सीख लिया तो इस बेसिस पर हम प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप प्रश्नावली 4.2 के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करें। आगे चलते हैं, अगला कंसेप्ट देखते हैं 4.2 के बाद। तो 4.2 के बाद यहाँ पर है द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल, ठीक है ना। द्विघात समीकरण को हल करने का भी हमने गुणनखंड विधि देखा कि द्विघात समीकरण के जो मूल हैं गुणनखंड विधि से किस तरीके से प्राप्त किए जाते हैं, किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। अगला है द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वह प्राप्त तो करना है, सॉल्व तो करना है, लेकिन किस विधि से? पूर्ण वर्ग बनाकर, ठीक है ना। तो इस यहाँ पर हम ये कंसेप्ट सीखेंगे कि किसी भी द्विघात समीकरण को हम पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है। अच्छा, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो इसे ही हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या पूर्ण वर्ग बनाकर हल। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो द्विघात समीकरण पर विचार करते हैं जहां a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। आपको पहले ही बताया गया a की वैल्यू जीरो अगर हो जाएगी तो लीनियर इक्वेशन बनेगा, इसलिए a की वैल्यू जीरो कभी भी नहीं होनी चाहिए। आगे, समस्त पदों में a से भाग देने पर, तो जब भी आपको कोई द्विघात समीकरण मिलेगा, ठीक, उसको पूर्ण वर्ग अगर बनाना है तो सबसे पहले आपके पास जो भी द्विघात समीकरण है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? a है। एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर a है तो इस समीकरण में आप समस्त पदों में इसे भाग लगाएंगे। तो इसे भाग देने पर a से अगर हमने भाग दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस में सी बाई ए इक्वल टू जीरो, ये क्या हो गया? हमारा समीकरण एक हो गया। आगे, अब देखिए ध्यान से, x का यहाँ पे गुणांक कितना है? b बाई ए। अगर x का गुणांक यहाँ पर b बाई ए है तो आपको क्या करना है कि x का गुणांक जो भी यहाँ पर होगा, जो भी आपको द्विघात समीकरण दिया जाएगा, x का गुणांक यहाँ पर b बाई ए है, तो आप b बाई ए का तो का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो b बाई ए का आप क्या लगाएंगे? आधा लगाएंगे। तो देखिए b बाई ए का हमने क्या करा? आधा करा। तो बताइए आपको क्या मिलेगा? b बाई टू ए। तो आपको यहाँ पे मिल गया b बाई टू ए। अब यहाँ पर आपको b बाई अगर टू ए मिला, b बाई टू ए, तो देखिए ध्यान से यहाँ पर हमारे पास है b बाई कितना? टू ए। तो अगर b बाई टू ए है तो इसका स्क्वायर करके हम पहले समीकरण में जोड़ देंगे व घटा देंगे, ठीक है ना। तो समीकरण एक में हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे या घटा देंगे। तो यहाँ पर b बाई टू ए हमारे पास क्या है? b बाई टू ए। b बाई टू ए का स्क्वायर को समीकरण एक में जोड़ने व घटाने पर, तो देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस में b बाई टू ए का होल स्क्वायर, और हमने घटा भी दिया माइनस b बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस में कितना? c बाई ए इक्वल टू कितना? जीरो। अब इस टोटल को अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए ध्यान से, यह है x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। ये क्या है? x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर इसका हम ओपनिंग करें a प्लस बी के होल स्क्वायर से तो हमको क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो b बाई टू ए का देखिए होल स्क्वायर, और टू ए बी, तो टू ए बी करेंगे 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई टू ए, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर b बाई ए एक्स मिलेगा। तो यहाँ पर x का गुणांक अगर प्लस में है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मेट बनेगा। अगर x का गुणांक यहाँ पे माइनस में है तो बताइए किस फॉर्मेट का बनेगा? तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मेट होगा वह माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर टाइप का बनेगा। अच्छा, अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है? माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर और यहाँ पे c बाई ए इक्वल टू जीरो। अब देखिए आगे कैलकुलेशन है बस। तो x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई में कितना? 4a स्क्वायर, इसका हमने टोटली स्क्वायर कर दिया। अच्छा, यहाँ पे
जो डी आर है, डेनोमिनेटर जो हर है 4a² है, यहाँ पे a है, तो दोनों का हम डी आर इक्वल कर ले। तो दोनों का डी आर अगर हमको इक्वल करना है तो क्या हम 4a से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे दोनों में, तो बैलेंस ही रहेगा। तो 4a से हमने नीचे मल्टीप्लाई किया कि 4a² हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई अगर हमने किया तो 4ac हो गया। और आपको पता है कि अगर हर हर बराबर होते हैं तो इन दोनों आपको आपस में हम क्या कर देंगे, ऐड या माइनस जो भी है वो करेंगे। तो x प्लस बी बाई, अगला क्या हो गया, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो b² यहाँ पे प्लस था तो माइनस क्रिएट हो जाएगा, b² माइनस 4ac बाई में कितना हो गया 4a² इक्वल टू कितना 0, ये हमको मिल गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वल टू के राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखिए ध्यान से, इक्वल टू के राइट साइड में अगर ये ट्रांसफर हो गया, इक्वल टू के राइट साइड में, इक्वल टू के राइट साइड में अगर ये ट्रांसफर हुआ, इक्वल टू के राइट साइड में, तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू b² माइनस 4ac बाई में 4a²। अब देखिए ध्यान से, ये स्क्वायर है इधर जाएगा, अंडर रूट बनेगा, ठीक। तो अंडर रूट अगर बनेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac, और यहाँ पे 4a अगर स्क्वायर है तो 4a² को हम क्या ले सकते हैं 2a का होल स्क्वायर। तो इस पर अगर स्क्वायर उठाया तो बताइए हमको क्या मिलेगा, अगर इस पर केवल 2a का ही अगर ये स्क्वायर है तो हमको क्या मिलेगा, केवल 2a मिलेगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 2a हो गया, ठीक है ना, तो ये 2a मिल गया। आगे अब यहाँ पे हो गया x इक्वल टू, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे x प्लस बी बाई 2a है तो x इक्वल टू अगर लिखेंगे तो माइनस b बाई 2a और प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई में 2a। तो यहाँ पर x का मान प्राप्त हो गया और हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाकर, तो हमने ये परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। परफेक्ट स्क्वायर बनाकर ही हमको क्या निकालना था, मूल निकालना था। देखिए x इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac बाई में 2a। अच्छा, इसे मूल निकालने की द्विघाती सूत्र भी कहा जाता है, ठीक। या तो आपसे कहे कि द्विघाती सूत्र क्या है, तो इसे मूल निकालने की द्विघाती सूत्र भी कहा जाता है। तो इसे मूल निकालने की द्विघाती सूत्र कहा जाता है, या परफेक्ट इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अगर मूल पूछता है तब भी आप इसका यूज करेंगे। तो हमने यहाँ तक देख लिया कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac बाई में कितना 2a। या तो इसे द्विघाती सूत्र कहा जाएगा या तो पूर्ण वर्ग बनाकर मूल निकालने की विधि कहा जाएगा। तो आपको अगर क्वेश्चन कोई देता है जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू कितना 0, 2x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 अगर है तो आप इसका तुलना करेंगे x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो बताइए a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू कितना है, x का गुणांक 3 यहाँ पे, तो b का वैल्यू 3 हो गया, c का वैल्यू कितना है 4। तो अगर ये सब आपको वैल्यूज मिल गई, अगर ये सब आपके पास वैल्यूज अगर मिल गई तो आपको क्या करना है, यहाँ पर b की जगह b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, a की जगह वैल्यू पुट करेंगे, c की जगह आपको x की वैल्यू मिल जाएंगे। एक बार आप प्लस कंसीडर करेंगे, एक बार माइनस कंसीडर करेंगे, तो 2 मूल मिलेंगे। आगे चलिए, मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व। अब आगे देखते हैं कि मूलों का अस्तित्व का मतलब क्या है। तो देखिए मूलों का अस्तित्व क्या है, यदि b² माइनस 4ac इज लेस देन 0 हो तो उस समय द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं रहता है, क्योंकि उस समय मूल काल्पनिक प्राप्त होते हैं। उस समय मूल कैसे प्राप्त होते हैं स्टूडेंट, उस समय मूल हमको जो प्राप्त होते हैं, मूल हमको काल्पनिक प्राप्त होते हैं। तो मूल काल्पनिक प्राप्त होंगे कब, जब b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी 0 लेस देन 0 होगी। तो देखिए ध्यान से, b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 है, तो अगर कोई भी वैल्यू लेस देन 0 है इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू है। अब बताइए अगर वर्गमूल में अगर हम -4 लिखें तो बताइए इसका आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, 4 तो बाहर आ जाएगा लेकिन अंदर माइनस रह जाएगा। तो वर्गमूल में अगर कोई नेगेटिव वैल्यू होती है तो उसी को हम क्या करते हैं, काल्पनिक संख्या करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, काल्पनिक बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि b² माइनस 4ac का मान लेस देन क्या है 0 है, ठीक है ना। तो इसलिए कहा गया कि मूलों का अस्तित्व तब होगा जब वो क्या होगा, वास्तविक होगी वस्तुएं, ठीक है, वास्तविक नंबर्स होंगी। अगर वास्तविक संख्याएं होंगी तभी तो हम कहेंगे हमको जो मूल है वास्तविक मिला। अगर x की यहाँ पर वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं तो b² माइनस 4ac अंडर रूट में अगर काल्पनिक हो गया तो टोटल क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। तो आपको याद रखना है हमेशा कि मूलों का अस्तित्व तभी होता है जब b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी, लेकिन लेस देन 0 नहीं होगी। हम देखिए इस बेसिस पर आप प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलिए अगला देखते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या है, मूलों की प्रकृति क्या है। तो देखिए ध्यान से, अब मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ फ्रूट्स। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से हम गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करते हैं, उसके बाद
परफेक्ट स्क्वायर बनाकर, ठीक है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किस तरीके से मूल ज्ञात करते हैं, जहां पर हमको x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a मिला था। अब हम देखेंगे कि मूलों की प्रकृति, ठीक, मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, अब वो देखा जाए। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति बी स्क्वायर माइनस 4ac पर निर्भर करती है। ठीक, क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर निर्भर करती है। आपको भी पता है क्यों निर्भर करती है, क्योंकि अगर ये लेस देन 0 हो गई तो हमको मूल कैसे मिलेंगे, काल्पनिक मिलेंगे। अभी हमने मूलों के अस्तित्व में पढ़ा था। आगे, अच्छा, यहाँ पर एक टर्म है, आपको याद रखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविधकर डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसे कैपिटल डी से निरूपित करते हैं। अतः विविधकर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपको याद रखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है उसी को हम क्या नाम देते हैं, विविधकर नाम देते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या कहते हैं, विविधकर करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं, विविधकर कहते हैं। अब आगे देखिए, अतः द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति निम्नवत है। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या है, निम्नवत है। अब इनकी प्रकृति देखते हैं, तो यहाँ पे तीन प्रकृति इनकी है, तीन नेचर्स रूट्स के होते हैं, मूलों के होते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन, अगर 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो देखिए ध्यान से, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो तो दोनों मूल वास्तविक और भिन्न होते हैं। भिन्न मतलब अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से अलग अलग होंगे। तो बताइए x इक्वल टू हमको क्या मिला था, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई में कितना 2a, बाई में कितना हो गया 2a, तो ये x इक्वल टू है। अब यही क्या है, विविधकर है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है अगर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए 5 है, 4 है, 3 है, ठीक है ना, तो हमने माना कि मान लीजिए 25 है। तो अगर यहाँ पे अगर हम 25 रखेंगे तो बताइए यहाँ से क्या मिलेगा, हमको 5 मिलेगा। अब अगर 5 मिला तो एक बार प्लस लेंगे तब एक वैल्यू आएगी, एक बार माइनस लेंगे तो दूसरी वैल्यू आएगी, क्योंकि एक बार प्लस लेंगे तो जोड़ा जाएगा, अगर माइनस लेंगे तो सबट्रैक्ट किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर x के 2 वैल्यूज मिलेंगे। तो x के अगर 2 वैल्यूज मिल गए तो बताइए दोनों वैल्यू क्या होंगी, वास्तविक होंगी, ठीक, वास्तविक होंगी, और क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो यही कहा गया पहले में कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो तो दोनों मूल वास्तविक और भिन्न होते हैं। अगला देखते हैं दूसरा पॉइंट, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तो दोनों मूल बराबर वास्तविक होते हैं। अब कह रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तो दोनों मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। तो कैसे, वो देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई में कितना 2a। अब कह रहा है कि जो विविधकर है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 हो जाए, अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, 0। अगर आपने यहाँ पे 0 पुट करा तो बताइए आपको क्या मिलेगा, आपको सिंपली मिलेगा x इक्वल टू माइनस बी बाई में कितना 2a। अब बताइए यह क्या है, x की एक ही वैल्यू मिली। अब इस बार आप नहीं प्लस कंसीडर कर सकते, नहीं माइनस कंसीडर कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो प्लस और माइनस कंसीडर करने का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो x इक्वल टू हमको मिल गया माइनस बी बाई में कितना 2a। तो यहाँ पर एक ही वैल्यू मिली। तो हमको पता है द्विघात समीकरण तो 2 मूल देगा, तो 2 मूल अगर देगा तो इसी को हम 2 बार लिखेंगे, ठीक है ना, मतलब माइनस बी बाई 2a या माइनस बी बाई 2a, तो दोनों रूट क्या करके रिपीट करके। तो यही कहा गया कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तो दोनों मूल बराबर और वास्तविक होते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 हो तो दोनों मूल वास्तविक नहीं होते, अर्थात क्या होते, काल्पनिक होते हैं। पहले ही आपको बताया गया कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे। उस समय क्या होगा, आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac करने का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, फार्मूले में जो आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में कितना 2a। तो अगर यह वैल्यू लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब निगेटिव है। तो अगर निगेटिव है तो अंडर रूट में आपको बताया गया कोई वैल्यू निगेटिव आ जाती है तो कैसे रूट्स आपको मिलते हैं, काल्पनिक मिलते हैं, ठीक। तो इसीलिए कहा गया बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 हो तो मूल वास्तविक नहीं होते, तो वास्तविक नहीं है तो क्या होगा, काल्पनिक होगा, तो काल्पनिक होते हैं। अच्छा, यही आपको बताया गया बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 हो तो उस समय मूलों का अस्तित्व नहीं होता। तो बताइए मूलों का अस्तित्व कब कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो और बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। तो नीचे देखिए ध्यान से, नोट करके यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट फर्स्ट और सेकेंड कथन से यह निष्कर्ष निकलता है। तो फर्स्ट और सेकेंड कथन से यह निष्कर्ष निकलता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, जब है तब मूल सदैव वास्तविक होते हैं।
तो पहले और दूसरे से निष्कर्ष ये मिल गया हमको कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर दोनों को हम आपस में मिला दें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस स्थिति में मूल सदैव क्या होंगे, वास्तविक होंगे। तो कभी भी कहे कि कोई कंडीशन आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे और कहे कि यहाँ पर मूल क्या है, वास्तविक है, तो मूल अगर वास्तविक है तो आप हमेशा प्रतिबंध क्या लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर आर इक्वल टू 0। क्वेश्चन में अगर कभी भी कहे कि मूल क्या है, इसके वास्तविक है, इस द्विघात समीकरण के मूल अगर वास्तविक है तो आपको कंडीशन अप्लाई करना है कि विविधकर का मान ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो यह हमारा टोटल डिस्कशन था चैप्टर 4 एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स की।